Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to talk about a very important topic from the chapter solution, that is abnormal molecular masses, and what is one half factor that also we are going to discuss today. So students, I have written the definition of abnormal molecular mass. तो एक्चुअली इसमें होता ये है स्टूडेंट कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो होता ये कि व्हेन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास on the basis of qualitative properties is found to be different as expected from its chemical formula। तो केमिकल फार्मूले के हिसाब से जो हम किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालते हैं और क्वालिटेटिव वाले फार्मूले से जब मोलिकुलर मास निकालते हैं तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, और इसी को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। जैसे कि अगर इथेनोइक एसिड है और इथेनोइक एसिड का जो मोलिकुलर मास है स्टूडेंट्स वो हमको मालूम है कि 60 होता है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये CH3COOH का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसका जो मास होता है वो 60 आता है। जब आप इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सब सारी जब वैल्यू पुट करोगे, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 60 आएगा। लेकिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मास निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमको 120 देखने को मिलता है। तो अब ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है किसी भी कंपाउंड का, उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, ये इस टॉपिक में बताया गया है। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉन हॉफ, इन्होंने स्टडी किया बहुत सारे सॉल्ट्स को, और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि ये जो एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है किसी भी सॉल्ट के, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास में, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने के बाद में वो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, तो उनके मास में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जैसे कि ये जो इथेनोइक एसिड है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं और इस तरीके से, तो जब इथेनोइक एसिड को डिसॉल्व किया जाता है तो ये डायमर फॉर्म कर लेता है, और डायमर का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब देखो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना लोगे। इसका डबल बॉन्ड ऊपर है, एक डबल बॉन्ड हम नीचे बना ले रहे हैं और एक इस तरीके से, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम डायमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाले का जो मास है वो 60 है, इधर वाले का मास 60 है, तो टोटल जो मॉलिक्यूल है इस डायमर जो है, इसको हम डायमर बोलेंगे बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर। तो इसमें जो मास आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मास जो आएगा वो डबल हो जाएगा, तो 120 आएगा। तो जो रीज़न है एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे, दैट इज़ आई एम राइटिंग हेयर abnormal behavior of any compound abnormal behavior का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से है, और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें जो एबनॉर्मेलिटी आती है, ठीक है, इज़ ड्यू टू इट्स एबिलिटी to associate or dissociate। ठीक है, तो ऐसा कई सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं, तो उस वाले केस में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हाफ हो जाता है, और जब एसोसिएशन है तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला जो पॉइंट है। इसके बाद में अब स्टूडेंट जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड का KCl। तो जब KCl को हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये K+ और Cl नेगेटिव, इस तरीके से इट विल डिसोशिएट इन 2 आयंस, ये 2 आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो पहले 1 थे, अब यहाँ पर नाउ वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, राइट। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब घोला जाता है तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ते हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होगा व्हाट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जब बढ़ जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में
और मॉलिक्यूलर मास में स्टूडेंट जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ डेल्टा टी बी, जैसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी एम। ये फॉर्मूला आप सभी को मालूम है। और जब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ फॉर्मूले को, सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी, और एम यहाँ पर जो है वो डिनोट करता है मोलालिटी को, तो ये हो जाता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं और वी आर ऑल्सो एबल टू रिलेट दैट दिस qualitative property which is known as elevation in boiling point, this is inversely proportional to molecular mass। तो जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक है, दिस नीडेड टू बी कनेक्टेड, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। जब हमारा सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है, दिस इज डिसोशिएशन, ओके, ठीक है। ये दूसरा केस है जिसमें मेरा सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है। डिसोशिएट होने से नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़े तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन कैसा, इन्वर्स। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो घट जाता है। तो अभी इस वाले केस में नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हुए, डबल हुए ना, डबल हो गए, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो गई, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास था वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाले केस में, एक मिनट, जैसे कि हमने इससे पहले जो फर्स्ट पेज है अपना, यहाँ पर देखा था, एक बार दोबारा से इसको मैं क्लियर कर दूँ। अब जैसे कि अपने पास में भी ये CH3COOH है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स, और जब ये डायमर बना लेता है तो ये इस तरीके से हो जाएगा CH3COOH, इसको मैं ऐसे लिखेंगे होल ट्वाइस करके। तो और ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ एसोसिएशन, क्या है ये, ठीक है। और वैसे भी जब कभी भी एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ़ मोल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे पहले 2 थे, अब नंबर ऑफ़ मोल्स 1 हो गए हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, लेकिन मोलर मास डबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास था वो 60 था, अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो 120 निकल करके आता है। और यही है, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और जिसको बहुत ही डीपली स्टडी किया था वॉन हाफ ने। तो दैट ऑल्सो वी आर मीन्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द सेम वीडियो। जस्ट wait and watch and you can note down everything in a very systematic way। जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखते रहिए, you will find out that your notes are bound to be good, okay। तो वॉन हाफ ने इन्होंने एक फैक्टर दिया जिसको बोलते हैं आई। वॉन हाफ फैक्टर का सिंबल क्या है, आई से इसको डिनोट करते हैं। तो इसके इन्होंने अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लें। एक तो उन्होंने फॉर्मूला, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है आई निकालने का, वो है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव, सी है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एक तो ये होगा फॉर्मूला। एक जो फॉर्मूला इन्होंने बताया आई को निकालने के लिए, वो अच्छा, इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में और मॉलिक्यूलर मास में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो जब मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में हम लिखेंगे तो फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाता है, नीचे नॉर्मल है तो मॉलिक्यूलर मास में ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आ जाएगा एबनॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर सकते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया एक फॉर्मूला। और जो आपको हेल्प करेगा अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ़ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, ठीक है। और नीचे अपॉन में क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, और नीचे हो जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ़ मोल्स।
नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि पहले थे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं आई निकालने के। अब जैसे कि इसमें हम एक आपको अप्लाई करके भी बताते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे मुझे आई निकालना है, तो अभी मैंने देखा था कि जो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इथेनॉइक एसिड का? 60 होता है। और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जो हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास वो आता है 120। तो ये आपका आएगा 0.5। आई की वैल्यू कितनी है? 0.5। ठीक है, कौन किस वाले केस में? इथेनॉइक वाले केस में। अच्छा, इथेनॉइक एसिड में हो क्या रहा था? तो इसमें तो हो रहा था एसोसिएशन, इसमें हो रहा था एसोसिएशन। तो यहाँ से किस चीज़ समझ में आती है हमें कि जब कभी भी एसोसिएशन होगा तो जो आई की वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। और जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, और जब कुछ नहीं होगा तो आई इक्वल टू 1 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग नोट करेंगे और ये लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आता भी है एग्ज़ाम में। तो पहला केस हो जाएगा इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन I is less than 1. In case of dissociation, in case of dissociation, I will be greater than 1 if no association, if no association, dissociation, जब कुछ भी नहीं हो रहा हो तो in that case I will be equal to 1. So these are the some points which you have to keep in mind. ये बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को पढ़ लेना है कि आई की वैल्यू कब क्या रहने वाली है। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि तो यहाँ से ये मुझे लगता है इतना तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जो रीज़न है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है, ये इसका कारण है। अब कोई सॉल्ट स्टूडेंट जैसे कि जो बच्चे गलती करते हैं न्यूमेरिकल में, जैसे कि मान लो अपने पास में एक सोडियम ये क्लोराइड लिया मैंने, ये आपको देगा Na+ देगा और आपको देगा Cl-। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आई निकालूँ तो नंबर ऑफ़ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? 2। तो ऊपर रहेगा 2 और पहले मोल्स कितने थे? 1। तो 1 नीचे रहेगा 1। ठीक है, तो 1 मिनट नीचे रहेगा 1। तो आई की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। ठीक है, तो अब जब कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हमें ये जो वैल्यू है आई की वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो अगर कोई सॉल्ट एसोसिएट हो रहा हो या डिसोसिएट हो रहा हो तो जो फॉर्मूले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के उनमें भी चेंज आ जाता है। जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े थे कि ये पढ़ा था आपने फॉर्मूला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कि जो डेल्टा TB है वो होता है KBM होता है। लेकिन अगर सॉल्ट आयनिक है और उसमें डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको यहाँ पर आई और लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में, वरना फिर आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा TF है ये होता है KFM, तो यहाँ पर भी आपको आई लगाना पड़ेगा, वरना फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। एक प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला PA0 - PA/P P0 A इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, है ना, ध्यान होगा आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहाँ पर भी आपको आई लगाना पड़ेगा, आई है आपका 1/2 फैक्टर। तो इसी तरीके से जो सारे फॉर्मूले हैं क्वालिटेटिव, एक फॉर्मूला था पाई = CRT जो कि फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, यहाँ पर भी आपको आई लगाना पड़ेगा। मीन्स जहाँ भी आपका सॉलिड एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा हो तो जो फॉर्मूलेज होंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे और सभी में बीच में आपको आई लगाना पड़ेगा। और बिना आई निकाले अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत होने वाला है। ये क्वेश्चन आया भी था इस बार 2024 का तो बोर्ड एग्ज़ाम था। तो मीन्स आई वांट टू से दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉच कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इन बिटवीन एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो इसके बाद स्टूडेंट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रह गई है और इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, तो उसको भी मैं आपको शॉर्ट में यहीं पर ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि हो जाए, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो कवर करना पड़ता है। अब स्टूडेंट जैसे कि अगर एसोसिएशन हो रहा है, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उस वाले केस में आपसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, I = 1 - अल्फ़ा + α/n। ये आपको लगाना है फॉर्मूला जब हो रहा हो एसोसिएशन और जब हो रहा हो डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ते हैं तो I = हो जाएगा 1 - अल्फ़ा + n अल्फ़ा, मतलब ये मल्टीप्लाई रहेगा यहाँ पर n अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम आसानी से निकाल भी सकते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मतलब है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा निकालें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये i-1 कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 1 है इधर आ जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, मतलब जो माइनस का टर्म है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से आप आसानी से i-1 इक्वल यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1, ठीक है। और जब अल्फ़ा निकालेंगे तो ये हो जाएगा i-1 अपॉन n-1, ठीक है। ये अल्फ़ा है, तो इस तरीके से अल्फ़ा अभी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ऊपर वाले फॉर्मूले में भी हम अल्फ़ा निकालेंगे, और जो अल्फ़ा है इसको बोलते क्या हैं, दिस इज़ डिग्री ऑफ, अब जैसे ये वाला केस एसोसिएशन का है तो ये एसोसिएशन हो जाएगा, और नीचे वाले केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, सारे फॉर्मूलेज़ ये हमने कवर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। सुन, तो उसको आप लिखिए, नोट बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल।